एनसी को क्या ज़रूरत पड़ी अपने वाइस प्रेसिडेंट को बारामूला सीट पर लड़ाने की? क्या आप समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला के ज़रिए आप सजाद लोन के सामने एक चैलेंज खड़ा कर सकते हैं? एनसी का दावा है कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो आर्टिकल 370 के ऊपर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी उसको रेस्टोर करने के लिए। आपके क्रिटिक्स इस सब को ख्याली प्लास समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे किए जाएंगे। आपका क्या ख्याल? अब जबकि आप अगली हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं जो कि बारहा आपके लीडर्स कर रहे हैं, क्या रोड मैप है आपके पास डेवलपमेंट के हवाले से, और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पे रहेंगे डेवलपमेंट? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इकरा नबी और आप मुझे देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ जुड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मिस इफ्रा जान। हम उनके साथ बात करेंगे कश्मीर में ऑनगोइंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के रिलेटेड। मिस इफ्रा जान, आपका खैर मकदम है। मैम, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बगैर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस अपोज कर रहे हैं अनंतनाग राजौरी एमपी इलेक्शंस। एनसी का क्या स्टैंड है इस पे, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? देखिए, एनसी जो है, पहली बात समझने की ज़रूरत है कि एनसी इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ रही है। एनसी अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रही है। इंडिया अलायंस में जो है पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो साउथ कश्मीर की सीट है उस पे आज कितने अरसे से इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बार बार जो ये इलेक्शन डिले करने की स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो आपने इंडिया अलायंस, जो हमारे मुखालफों ने देखा है कि इंडिया अलायंस की कितनी मजबूती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी मजबूती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रही है, उसकी मजबूती को देख के कहीं ना कहीं हमारे मुखालिफ जो हैं वो थर आ गए हैं। बीजेपी डर गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर से, लोगों की पावर से, और उसको समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं लोग उनको वोट नहीं करेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न वो पुंछ, राजौरी और अनंतनाग के लोगों को अपने वोट से फिर से एक बार महरूम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनसी को क्या ज़रूरत पड़ी अपने वाइस प्रेसिडेंट को बारामूला सीट पर लड़ाने की? क्या आप समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला के ज़रिए आप सजाद लोन के सामने एक चैलेंज खड़ा कर सकते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मतलब जो उनकी असेंबली वाली एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनकी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी थी बीरवा। नए डिलिमिटेशन में बीरवा जो है, बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, वो अब नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आ गया है, नॉर्थ पार्लियामेंट के साथ। तो अगर हम उनको श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से लड़ाते, आप आके कहते कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों भाग गई, उनकी तो बीरवा है, बीरवा तो नॉर्थ में है, तो वो क्यों चले गए? आज आप ही आके कहती हैं, अब जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका टंगमर्ग में एक आबाई मकान है, कॉन्स्टिट्यूंसी तो बीरवा है ही है, टंगमर्ग में उनका आबाई मकान है, उनकी दादी टंगमर्ग से थी, उनका वहाँ पे घर है जहाँ वो रहते हैं साल में बहुत सारे वक्त, क्योंकि उनका काम रहता है, वो वहाँ रहते हैं टंगमर्ग में। तो ये कहना कि वो वहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, वो यहाँ से, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। जहाँ तक क्या ये इसलिए किया गया ताकि सजाद लोन को हराया जा सके? देखिए, डरी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, डरे हुए सजाद लोन साहब हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के कहते हैं अपनी पार्टी को, बाकी बी टीमों और सी टीमों को, कि प्लीज़ आके कोई सपोर्ट कर लो, अदरवाइज मैं हार जाऊंगा। फाइनली तरुण चुग साहब के साथ मीटिंग करते हैं, वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के तरुण चुग के साथ। फिर अपनी पार्टी उनको कहती है अच्छा अब हम आप ही को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी कहती है अच्छा आप ही को सपोर्ट करेंगे, वो एनीवे बीजेपी के कैंडिडेट है। वी आर नो, उमर साहब डरे हुए नहीं है, आज भी वो कुपवारा हंदवारा में के दौरे, अगर आप आज उनकी न्यूज़ देखेंगे, वो कुपवारा, हंदवारा, सोपोर, इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपना इलेक्शन सब कैंपेन सस्पेंड कर दिया, बोला मुझे देखना है कि यहाँ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सैलाब आया हुआ है हंदवारा में, कुपवारा में, और वो सड़कों से चल रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, देख रहे हैं डैमेज क्या है। तो उनको, उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक क्लियर स्टैंड लिया, उनको किसी से मतलब, वो खुद अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं, तो बाकी लोग अब अलायंस बना रहे हैं उनके खिलाफ, तो बनाने दें।
अब जबकि आप अगली हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं, जो कि बारहा आपके लीडर्स कर रहे हैं, क्या रोड मैप है आपके पास डेवलपमेंट के हवाले से, और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पे रहेंगे डेवलपमेंट के रिलेटेड? देखिए, ये इलेक्शन तो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें तो यहाँ की आवाम की बात बेबाकी से उठाई जाएगी पार्लियामेंट में। ये क्योंकि आगा रूहुल्लाह साहब के बयान आपने देखे हैं कितने बेबाक हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के बयान आपने देखे हैं कितने ज़्यादा बेबाक हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के बयान आपने देखे हैं कितने ज़्यादा बेबाक हैं, आगा रूहुल्लाह साहब के बयान आपने देखा है किस बेबाकी से वो बोलते हैं। वो पार्लियामेंट में जाके ये नहीं बोलते हैं कि हाय हाय अब मैं क्या कहूँ यार, क्योंकि कुछ लीडर्स जम्मू और कश्मीर के जो बहुत पहले पार्लियामेंट गए थे उन्होंने वहाँ कहा था अब मैं क्या बोलूँ यार, वो तो ऐसे नहीं बोलेंगे। मियाँ अल्ताफ़ साहब की अगर आप शाइस्ता कलाम सुनेंगे तो इंसान का मन करता है कि मियाँ अल्ताफ़ लाहरवी साहब का कि सब नीचे कलम वलम सब छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें और सिर्फ उनकी बात सुने। तो इस तरह से बेबाकी से जम्मू और कश्मीर की बात जो है पार्लियामेंट में उठाई जाएगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि इवेंचुअली अगर आप स्टेट में गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपका क्या रोड मैप रहेगा, पहली बात तो मैम ये है, रोड मैप छोड़िए, पहला रोड मैप एक सरकार के लिए होता है डेवलपमेंट। अगर 10 ही रुपए हैं, 5 ही रुपए हैं, डेवलपमेंट वहीं करना जहाँ यहाँ की आवाम की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 1 ही करोड़ रुपए होगा, हम वो 1 करोड़ का हम लोगों ने गंडबल का ब्रिज बनाया होता, क्योंकि 2017 में जब हमारी हुकूमत नहीं थी, एलजी साहब के गवर्नमेंट में 2017 में गंडबल का वो ब्रिज सैंक्शन हो गया था। 1 करोड़ रुपए का वो गंडबल का ब्रिज नहीं बना पाए, जहां बच्चे हमारे उस जहलम के उस पानी में एक नाव में जाते हैं, लेकिन 1000 करोड़ की स्मार्ट सिटी में पेंट और लाइटें और फुटपाथ बना दिए। आप समझ रही हैं ना, डेवलपमेंट का पहला, देखिए पैसे तो हर सरकार के पास आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का डिफरेंस यही होता है कि एक गवर्नमेंट होती है जो आवाम की चुनी हुई सरकार होती है, और आवाम की चुने हुए जो आवाम कहती है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, वो करती है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको देखना है कि टूरिस्ट किस बात से खुश होगा, उसको देखना है कि नेशनल टीवी पे नया कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलेगा, उसको देखना है कि घंटाघर की लाइटें कैसे चलेगी, उसको देखना है कि G20 कैसे चलेगा। पहली बात जो डेवलपमेंट की होगी वो ये होगी कि द डेवलपमेंट अगर 4 ही रुपए होंगे, 2 ही रुपए होंगे, 8 आने ही होंगे, जहां आवाम चाहेगी वहां वो खर्च होगा। एनसी का दावा है कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो आर्टिकल 370 के ऊपर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी उसको रेस्टोर करने के लिए। आपके क्रिटिक्स इस सब को ख्याली प्लास समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे किए जाएंगे, आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो इस पर मैं थोड़ा मुख्तसरन नहीं, इस पर मैं थोड़ा तफसीलन जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे ना, हिस्ट्री में आर्टिकल 370 की जो लड़ाई लड़ी गई, या यहाँ की जम्मू और कश्मीर की शिनाख्त की जो लड़ाई लड़ी गई, पहली बात तो महाराजा के साथ लड़ी गई। वो महाराजा के साथ किसने यहाँ की शिनाख्त की लड़ाई लड़ी? शेख शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने। ये तो हिस्ट्री में है। यहाँ पे अगर पुल पार करना होता था, पुल पार करने से पहले महाराजा को सलाम करनी होती थी और नोज़बिला सजदा करना होता था, उसके बाद आप पुल पार कर पाते थे। बेगार का सिस्टम अगर आप अपनी दादियों वादियों से पूछेंगे, बेगार में किस तरह की किस तरह से हमें जलील किया जाता था, हतो कह के हमें बुलाया जाता था। क्योंकि आज हतो जो है, ये आज तो हम हतो ऐसे बोलते हैं, लेकिन हतो वॉज अ वर्ड ऑफ इंसल्ट, जो कश्मीरियों को हतो कहते थे, क्योंकि पंजाब और इन एरियाज़ में हतो गधे को कहते थे। कश्मीरी जो हैं वो विंटर्स में और समर्स में पंजाब जाते थे मज़दूरी करने के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं यहाँ पे, पढ़ाई वढ़ाई थी नहीं, तो वहाँ पे उनको हतो कहते थे। वही वर्ड इस्तेमाल होता था जो गधे के लिए इस्तेमाल होता था। वहाँ से लेके हतो से हज़रत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुहिम चलाई, वो हमने चलाई। उसकी वजह से शेख साहब 1953 में जेल भी गए, जब यहाँ पे 9 लाख कनाल ज़मीन जो है यहाँ की आवाम को दी। फिर नेहरू ने बोला कि इन्होंने जी यहाँ कश्मीरी पंडित्स जो हैं उनके साथ बुरा किया, उनकी ज़मीन लेके गरीबों को दी, आवाम को दी, ये कम्युनल मूव है। फिर जेल गए। फिर जब बख्शी को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया,
जो आर्टिकल 370 के या 1953 अकॉर्ड के मेन रूल्स थे वो ख़त्म होना बख्शी ने स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम बख्शी ने स्टार्ट किया। जैसे कि यहाँ पे एक पास होता था, आपको शायद याद नहीं, पता नहीं होगा, बट अगर आप पढ़ेंगे तो एक पास होता था, यहाँ कश्मीर आने के लिए पास लगता था। उसके बाद सादिक साहब आते, मैक्सिमम तो बख्शी के पीरियड में ख़त्म हो जाता है। फिर सादिक साहब आते हैं। सादिक साहब के पीरियड में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जेल में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अब जम्मू एंड कश्मीर में लाई जाती है। मैक्सिमम अमेंडमेंट्स 370 में किए जाते हैं। यहाँ पे इंश्योर होता है कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल अब आ सकता है, गवर्नर जो है अब यहाँ आ सकते हैं, गवर्नर राज यहाँ लग सकता है। ये जो मैक्सिमम इनफैक्ट 99% जो हुआ सादिक के पीरियड में, वो भी तो एक बी टीम थी सादिक के पीरियड। सादिक इस बी टीम से उस वक्त कौन लड़ रहा था? फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये मानने की बात ज़रूरत है कि सादिक का जो कैबिनेट मिनिस्टर था वो सजाद गनी लोन साहब के फादर थे। जब एक एक चीज़ यहाँ की ऑटोनॉमी ख़त्म हो रही थी, तो जो ये 370 की लड़ाई लड़ी गई, ये चाहे महाराजा के साथ यहाँ की के लिए लड़ी गई, चाहे फिर दिल्ली के साथ लड़ी गई, चाहे इंदिरा गांधी के साथ लड़ी गई, चाहे 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्योंकि वो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह, उसके साथ लड़ी गई, या आज 10 साल से जो बीजेपी के साथ लड़ी जा रही है, ये लड़ाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लड़ी है। ये तो हमारे वो कहते हैं ना, ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत में दो चीज़ें आई हैं। हमारी विरासत में एक तो जेल आई है, 23 ईयर्स हुकूमत में रहे, 25 साल जेल गए। या तो हमारी विरासत में जेल आया है, या तो हमारी विरासत में जम्मू और कश्मीर की शिनाख्त की लड़ाई आई है। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी वर्कर जिंदा है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारा साथ कोई दे ना दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो शमा है जिसे अल्लाह ने रोशन किया है। इतने हमारे दुश्मन हैं, इतना हमें दिल्ली ने तंग किया, इतना हमें सताया गया, लेकिन आज जिंदा है। मुझे बताइए मैम, वो बख्शी कहाँ है जिन्होंने यहाँ 370 को ख़त्म कर दिया? वो सादिक कहाँ है? वो लोन साहब कहाँ हैं, जिन लोन साहब ने उस वक्त कहा कि मैं ब्लिट्स मैगजीन को बयान देते हुए कहा कि मैं अरबियन सी में ये 370 को फेंकने आया हूँ? वो मीर कासिम कहाँ हैं? वो बीटी में अभी तक की कहाँ हैं? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, जिंदा है, और इंशाअल्लाह जम्मू और कश्मीर की तशक्कुस की लड़ाई, जो हमें विरासत में ये लड़ाई लड़ने को दी गई है, वो लड़ते रहेंगे जब तक हमारा आखिरी वर्कर जिंदा है। मैम, सबसे अहम इस वक्त कश्मीर में जो चैलेंज दरपेश होता है लोगों को, वो है हेल्थ केयर। एनसी के क्या प्लान्स हैं यहाँ हेल्थ केयर को रीशेप करने के लिए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ केयर के हवाले से जिस वक्त जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत छोड़ी 2014 में, उस वक्त जम्मू और कश्मीर के एक बाशिंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो सबसे ज़्यादा थी पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया, हमारी मतलब एक कश्मीरी, एक जम्मू का इंसान, एक कश्मीर का इंसान सबसे ज़्यादा ज़िंदा रहता है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उस तरह का यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। फ्री हेल्थ केयर सिस्टम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया। फ्री हेल्थ केयर का क्या मतलब है? अगर आप दिल्ली में रही होंगी, आपको पता है दिल्ली में अगर आप बीमार हो जाएंगी, वहाँ जिस तरह यहाँ पे डिस्पेंसरीज, हर, आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर गांव में एक डिस्पेंसरी रखी है, हर जगह पे एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है जहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है। ये दिल्ली में, यूपी में कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद आपके पास बेहतरीन अस्पताल हैं, जैसे मतलब जैसा अब अगर आप दिल्ली में बीमार होती हैं, आप अल्लाह बचाए कोई बीमार होता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी होती है, कैंसर का इलाज करना होता है, अल्लाह बचाए, या ऐसी किसी बीमारी का इलाज करना होता है, एम्स में उसको 8 महीने बाद नंबर आता है, क्योंकि ये सिस्टम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो घर घर गए, चंदा जमा किया, अपनी टोपी लोगों के पैरों पे डाली और मुझे बोला मुझे 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, जो आपके पास है। स्किम्स का हमने सोवरा का अस्पताल बनाया। सोवरा के अस्पताल में अगर आप देखेंगी, मैक्सिमम जो आपका इलाज है वो मुफ्त होता है। मतलब
अगर कैंसर पेशेंट है उसका इलाज ऑलमोस्ट मुफ्त किया जाता है, उसी के लिए जहाँ दिल्ली के मैक्स में गंगाराम में आपको 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिल आएगा। तो देर इज़ गो टू मैक्स, आप जाइए दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में, वहाँ पे वही इलाज होगा जो यहाँ सोवरा में होगा। यहाँ के मेन अस्पतालों की बात करते हैं, ललदेद की बात करते हैं, स्किम्स की बात करते हैं, जो आपका बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है। आपका बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल एक छोटा सा अस्पताल हुआ करता था, उसको वहाँ से इतना बड़ा अस्पताल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। आपकी छोटी छोटी डिस्पेंसरीज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। फ्री हेल्थ केयर जो शेर कश्मीर के टाइम से चलता आ रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आपकी विमेन डॉक्टर्स, क्योंकि हमारी जो बहनें माएँ बहनें हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं एक औरत डॉक्टर को अपने आप को दिखाने में। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब एक बार एक गांव गए थे, एक अस्पताल का दौरा किया था। उस अस्पताल के दौरे में देखा कि कोई औरत डॉक्टर नहीं थी। तो फ़ारूक साहब ने बोला कि अगर युद्ध जनानी, अगर मियन बेनी, मुझे बताओ कि हु विल शी गो टू। एंड दे सेड कि सर यहाँ औरत मतलब यहाँ नहीं है कोई औरत डॉक्टर। उस वक्त शाम को मीटिंग हुई, डिसाइड किया गया कि जीएमसी में अब 50% सीटें औरतों के लिए होंगी। आपको पता है जम्मू और कश्मीर में 2 लिस्ट निकलते हैं, एक लड़कों का लिस्ट निकलता है, औरतों का लिस्ट निकलता है। दैट वाज डिसाइडेड बाय फारूक साहब व्हेन ही सॉ इन अ हॉस्पिटल देयर वाज नो, एक गांव के अस्पताल में देखा कि कोई औरत हॉस्पिटल नहीं थी। तो हेल्थ केयर का आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा पहलू है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ा, चाहे औरतों के हेल्थ केयर के लिए, बुजुर्गों के हेल्थ केयर के लिए, बोन एंड जॉइंट्स के लिए, स्किम्स के लिए, एसएमएचएस के लिए। एसएमएचएस आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल था, एक डिस्पेंसरी टाइप हॉस्पिटल थी, वहाँ से उसको इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ तक बनाया गया। तो इट्स नॉट अ जोक टू डू व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ डन इन 23 ईयर्स। मुझे एक अस्पताल वैसा बनाइए जो बीजेपी ने बनाया हो, इतने पैसे लेके 1000 करोड़ का इन्होंने स्मार्ट सिटी को बजट दे दिया। मुझे एक अस्पताल बताइए जो स्किम्स जैसा इन्होंने बनाया। जब शेर कश्मीर स्किम्स बना सकते थे, सोवरा अस्पताल बना सकते थे, मुझे एक अस्पताल बताइए जो स्किम्स का आधा है, जो उन्होंने कहा कि देखिए ये अस्पताल है, यहाँ मुफ्त इलाज होता है। आगे भी लेकिन बिल्कुल इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, हमारे जो MBBS के इंटर्न के बच्चे हैं उनकी जो इंटर्नशिप के पैसे हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो हमारे यमवीस हस्पतालस मंज अख पेशेंट आसान, अमिस अटेंडेंट आसान ज़रूरी, अमिस पेशेंटस, अमिस अटेंडेंटस ते गछ केयर वातुन, अमिस ते गछ कुर्सी आसन, अमिस दिवान, अमिस मतलब टूल अख आसान ना, टूल एक होता है, उस पर वो बेचारा क्या बैठेगा, उसकी कमर टूट जाती है। उसके लिए अटेंडेंट केयर अब ज़रूरी है। अटेंडेंट केयर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूर लाएगी कि इसके लिए किस तरह से इस अटेंडेंट को भी इज़्ज़त मिले। अटेंडेंट जो है उसके दिल में क्या गुजरती होती है सिर्फ वो जानता है, उसको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तीसरी बात, डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो डॉक्टर हैं दे आर ओवरवर्क्ड इन द सेंस कि एक डॉक्टर को सुबह वो 8 बजे उठता है, उसको कंटिन्यू काम करना होता है, उसको दिन में 1000 पेशेंट देखने होते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो डॉक्टर इलाज कैसे कर पाता है। उसके बाद इसी सिचुएशन में जब डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड होते हैं, अल्लाह बचाए हादसे हो जाते हैं। हमने देखा कि कभी एक प्रेग्नेंट वूमन कितनी सारी उनकी डेथ हो गई क्योंकि द डॉक्टर्स वो ओवरवर्क्ड, उनको दिन में 50 सर्जरीज करने को दे रहे थे। डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर्स पे भी जो काम का लोड है कम हो जाए। जब उन पे काम का लोड कम हो जाएगा, पेशेंट को केयर जो है ज़्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा और सेफ़ मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारा एक मॉडल रहेगा। मैम बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब नाजरीन का शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ नए टॉपिक पे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।